लेकिन मैं चाहूंगा कि इस मामले में जिस तरीके से दक्षिण भारत के अंदर पीएफआई की सक्रियता सामने आई है, टी कृष्णा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा सर, दक्षिण भारत के अंदर पीएफआई ने गढ़ अपना इतनी आसानी से और इतना बड़ा क्यों बना लिया? क्योंकि जो कार्रवाई हुई है एनआईए की, ईडी की, उसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां दक्षिण भारत के राज्यों से हुई हैं, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र हो, कर्नाटक हो या केरल हो। ये हमको ये समझना है कि देखिए, अब जैसे जो सिमी स्टार्ट हुआ है, यूपी में स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में एक्टिविटीज को देखे, एविडेंस को देखे सिमी को बैन किया गया था। उसके बाद में जो है केरला गवर्नमेंट ही खुद ही हाईकोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया था कि जो सिमी के बाद में अभी हम जिस पीएफआई की चर्चा कर रहे हैं, पीएफआई जो केरला में स्टार्ट हुआ है, जो वहां का रैंक एंड कार्डर सिमी से बहुत लोग आके पीएफआई में मौजूद आ गए। इसका मतलब यह है कि इट इज अ री इनकारनेशन, रीसरेक्शन ऑफ सिमी। वही जो है नया अवतार है यहाँ पे, तो साउथ में आया है। हमने भी बहुत एकदम अचानक हम सब लोग सरप्राइज ये हो गए थे कि बक्तल से, जो कर्नाटक से बक्तल है, वहां से बड़े बड़े टेररिस्ट आए हैं। देखिए, बात यह है कि दिस इज भारत देश का इंटरनल सिक्योरिटी की बात। कुछ भी हो, इंटरनल सिक्योरिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लान्ड और डिजाइन के साथ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस लगा के हमारे यूथ को, चाहे कहीं भी हो यूथ, हमारे यूथ को भड़का के जो है हमारे ही देश के ऊपर हम उनको छोड़ रहे हैं, तो वी कैन नॉट कीप क्वाइट। अभी आप देखिए, एनआईए को हमको अप्रिशिएट करना है, इस बात की ये अप्रिशिएट करना है कि मोर देन 100 लोकेशंस में इनका रेड हुआ है, और अकेले नहीं किए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ईडी के साथ भी किए, क्योंकि इसलिए है कि देयर इज अ फंडिंग इन्वॉल्व जी। और अगर चाहते हैं तो 100 लोकेशंस में जब रेड होता है तो एक एक जगह से 10-10 लोग, 20-20 लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं जी। इतना रिस्ट्रेंट के साथ काम किया है। वी शुड रेस्पेक्ट एंड सैल्यूट एनआईए। इतना रिस्पेक्ट के साथ किया काम किया है। सिर्फ 102 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। अभी एविडेंस कलेक्ट, बहुत कुछ एविडेंस आ गया, अभी तो कोर्ट में दाखिल करने वाले हैं, कोर्ट में पता चलेगा क्या एविडेंस है। सो व्हाट एवर इट इज एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। वी शुड ऑल स्टैंड। लेकिन कृष्ण सर, आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि पीएफआई पे कंप्लीट बैन लगना चाहिए? यस, अभी तो जो एविडेंस जो है, अभी जो कोर्ट में शामिल कर रहे हैं, उसके बाद में पता चल जाएगा कितना गहरा है ये पूरा। मैं लौटूंगा सर आपके पास। मैं कर्नल सर से एक कमेंट मैं चाहूंगा। कर्नल सर, जिस तरीके से श्रीवास्तव सर भी कह रहे थे, जिस तरीके से कृष्णा सर ने कहा कि इस पूरे मामले के अंदर ये बार बार सामने आया कि सिमी ही रूप बदलकर पीएफआई के तौर पर खड़ा हो गया। अब आगे जो हमारी जांच एजेंसियां हैं या गृह मंत्रालय है, ये कैसे मुकम्मल करेगा, कैसे ये फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे कि अब एक नया रीइंकार्नेशन न पैदा हो पाए? जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डिसिपेटिव जो फोर्सेस हैं, वो कोशिश करती है कि मॉर्फ करें अपने को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और ये इसको रोकने के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस मिल जाते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को, वो वर्क करेंगी हार्ड। और अगर ये मॉर्फ करती है किसी और नई ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको भी पकड़ेंगे। और उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि इनकी जो फंडिंग है, उनके जो फाइनेंसेस हैं, अगर हम उनको कंट्रोल कर पाएं, उनको सीज कर पाएं, तो ये इनको मॉर्फ करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए मिलकर इनके फंड्स को अब अटैच करेंगी, सीज करेंगी, और इनकी जो फॉरेन कंट्री से टेरर फाइनेंसिंग आ रही है उसको रोकेंगी। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन मसूद सर, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा कि ये जो मिशन 2047 जो फुलवारी शरीफ में भी सामने आया और उसके पहले भी ओएमएस सलेम की भूमिका इसको लेकर सामने आई, इसको लेकर क्या कोई ग्रैंड प्लान है जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, ये जो पीएफआई का पूरा आइडिया था? देखिए, बिल्कुल ये बेसिकली वही है। गज़वे हिंद वाली बात कर लीजिए, या जो इनका 2047 का जो प्लान है, इसके अंदर ये बेसिकली इंडिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और ये तो आप शुक्र मानिए कि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, और नहीं तो लगता मुझे सारा सक्सेस हो जाता, सारा किसी को पता ही नहीं चलता। और इसी टाइम पे हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं, चाहे आप किसी को भी लगा लीजिए। मैं एक बात कहूँगा, हमारी कंट्री में 2 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं, एक इंदिरा गांधी, एक मोदी, जो एक पॉजिटिव पूरा इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। नहीं तो बहुत से तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे थे जो सोए रहते थे। मैं आपको बड़ी एग्जांपल भी दे सकता हूं इस पर, अगर आपको जरूरत पड़े तो। अगर इंडिया के खिलाफ कोई काम होता था, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको इंटेलिजेंस से कोई मतलब नहीं था। और आज हमारी इंदिरा गांधी थी जिसने रॉक क्रिएट किया,
और आज पीएम मोदी जो उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं। और अगर कोई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को हेल्प देंगे या उनको उनकी सुनेंगे, मानेंगे, तो बड़ा हेल्प होगा। हमारी जो आर्मी लगा लीजिए, पुलिस लगा लीजिए जी, इनके कान इतने मजबूत नहीं होते। इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटेलिजेंस से। इनके अपने इंटेलिजेंस के यूनिट्स हैं, छोटे छोटे यूनिट हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं है। और स्पेशली रॉ इफेक्टिव है। इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आईबी की आती है। इन्होंने तीसरा एनटीआरओ रेस कर दिया, और बड़ी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है। एनटीआरओ भी इस चीज में बहुत काम कर रही है, और इसको मेरे ख्याल में 2001 के आसपास या 2 के आसपास स्वाभाविक रूप से सर, सूद सर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से ये तमाम एजेंसियों की एक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई हुई है, इससे एक बड़े खतरे को टालने और इसे न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पे इस बातचीत में शामिल होने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।